हाँ बच्चों, तो हम 11th क्लास अकाउंटेंसी में सेकंड चैप्टर पढ़ रहा था अकाउंटिंग टर्म्स। उसी की बात करें अकाउंटिंग टर्म की। अकाउंटिंग टर्म्स में नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपकी इनकम। इनकम का मतलब होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। यहाँ रेवेन्यू का मतलब होता है रेवेन्यू रिसिप्ट। याद करो, रेवेन्यू रिसिप्ट पढ़ा था आपने। इट इज अमाउंट रिसीव्ड और रिसीवेबल इन अगेंस्ट सेल ऑफ गुड्स। गुड्स को सेल करने से जो अमाउंट मिलता है या जो मिलेगा वो हो गया आपका रेवेन्यू। आपने बिजनेस में जो भी गुड्स को सेल किया उससे जो अमाउंट रिसीव हुआ या जो रिसीवेबल होगा वो हो गया रेवेन्यू। एक्सपेंसेस का मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंसेस था, दो एक्सपेंडिचर विच प्रोवाइड बेनिफिट फॉर 1 ईयर, जो बिजनेस को रन करने में काम आता है, जिसका 1 साल बेनिफिट मिलता है, जैसे सैलरी पे, रेंट पे, टेलीफोन, इलेक्ट्रिसिटी, वो सारा रेवेन्यू एक्सपेंसेस था। तो रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंसेस माइनस कर दो तो ये हो गया आपका इनकम। जैसे आपने गुड्स को सेल किया 10 लाख और उस गुड्स की कॉस्ट थी 7 लाख। जो गुड्स आपने सेल किया और 10 लाख और उसको गुड्स को बनाने की जो कॉस्ट आ रही थी वो 7 लाख, तो 3 लाख आपका इनकम हो गया। यानी रेवेन्यू रिसिप्ट में से रेवेन्यू एक्सपेंसेस को माइनस करो तो ये बनेगा आपका इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। नाउ नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म वाउचर। बेटा वाउचर को ये अकाउंट्स में ऐसे बोलते हैं, वाउचर इज एन evidence of business transactions। बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं, बिजनेस के जो भी लेन देन होते हैं, उनका जो एविडेंस होता है उस एविडेंस को बोलते हैं वाउचर। इट इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स। बिजनेस के जो भी ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स का जो एविडेंस होता है उसको हम बोलते हैं वाउचर। बट हम लोग बात करें बिजनेस में जो भी ट्रांजैक्शन होता है, जो लेन देन होता है, उसको हम बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो बुक में रिकॉर्ड करोगे उसका एक एविडेंस होना चाहिए। आपने कितना परचेज किया, कितना सेल किया, कितना सैलरी का पेमेंट किया, कितना इलेक्ट्रिसिटी का पेमेंट किया, कितना टेलीफोन का पेमेंट किया, ये सबका एक बेस होगा, एक वाउचर होगा, एक एविडेंस होगा। बिना एविडेंस के आप बुक में रिकॉर्ड नहीं कर सकते हो। कल कोई चैलेंज कर दे कि आपने जो परचेज लिखा, सेल लिखा, सैलरी लिखा, ये गलत हो सकता है ना। आप अपनी मर्जी से भी तो लिख सकते हो, मैनिपुलेशन भी तो कर सकते हो। तो उसी के लिए इन्होंने बोला कि जो भी चीज़ बुक में रिकॉर्ड करो उसका क्या होना चाहिए, एक एविडेंस होना चाहिए। जैसे आपने गुड्स परचेज किया, बुक में लिखा, तो जब भी आप गुड्स परचेज करते हो तो बिल लेके आते हो, उस बिल के बिहाफ पर बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो वो जो बिल है, वो जो डॉक्यूमेंट है, वो एविडेंस होगा। उस एविडेंस को हम क्या बोलेंगे, वाउचर बोलेंगे। एक सीधा सीधा एग्जाम्पल, आप स्कूल में फी डिपॉजिट करते हो, आपके पेरेंट्स ने आपको पेमेंट दिया कि स्कूल में फ़ी डिपॉजिट कर देना। आप स्कूल में फ़ी डिपॉजिट करते हो और स्कूल की तरफ से आपको एक रसीद मिलती है। वो रसीद क्या हो गया, एक एविडेंस हो गया, वाउचर हो गया। फिर पेरेंट्स पूछे कि स्कूल में फ़ी डिपॉजिट कराया, इसका क्या एविडेंस है, तो आप रसीद ले जाके दोगे। तो ये जो एविडेंस होगा इसको हम क्या बोलेंगे, वाउचर। तो बिजनेस में जितने भी सारे ट्रांजेक्शन होता है इनके लिए एक बिल मिलेगा, एक रसीद मिलेगी, ये जो डॉक्यूमेंट मिलेगा उस डॉक्यूमेंट को हम बोलेंगे वाउचर। वाउचर इज एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस के जितने भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उन ट्रांजेक्शन्स का जो एविडेंस होगा उसको हम बोलेंगे वाउचर। जो बिल आते हैं, जो इनवॉइस आते हैं, जो रसीद आती है, ये सारा आपका वाउचर होता है। एक सीधा सीधा जब इलेक्ट्रिसिटी के बिल का हम पेमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का बिल का पेमेंट करने जाओगे तो सामने वाला डिपार्टमेंट पेमेंट लेके आधा बिल फाड़ के आपको वापस दे देगा, और वो जो बिल होगा वो आपके पास हमेशा पड़ा रहेगा, और उसी के भी आप बुक में रिकॉर्ड करोगे। तो जो इलेक्ट्रिसिटी का जो बिल हो गया ये आपका क्या हो गया, एविडेंस, ये आपका वाउचर बन गया। अगली अकाउंटिंग टर्म की हम बात करेंगे सोल्वेंट। नेक्स्ट अकाउंटिंग टर्म है आपका सोल्वेंट। The person who is capable to pay his debts. The person who is
कैपेबल टू पे हिज डेट्स, जो पर्सन अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कैपेबल होता है, जिसको अपने ड्यूज अपनी उधारी चुकाने की क्षमता होती है, जो लाइबिलिटी चुकाने की कैपेसिटी रखता है, उसको हम बोलते हैं सॉल्वेंट। जैसे कोई पर्सन है, उस पर्सन की असेट्स है 40 लाख, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो असेट्स है वो है 40 लाख, और उसकी मार्केट में जो लाइबिलिटीज़ है, उसका जो मार्केट में ड्यूज़ है वो ड्यूज़ है 10 लाख। उसकी प्रॉपर्टी है 40 लाख और उसकी मार्केट में जो ड्यूज चल रही है वो 10 लाख है। आपकी प्रॉपर्टी 40 लाख, आपकी मार्केट में ड्यूज उधर ही 10 लाख, बहुत इजीली आप पेमेंट कर सकते हो। जब भी चाहो आप कुछ प्रॉपर्टी को सेल करके या आपके पास जो कैश वगैरह पड़ा है उससे आप लाइबिलिटीज़ को पे कर सकते हो। तो यहाँ लाइबिलिटीज़ काफ़ी कम है, इन द सेंस ये पर्सन अपनी इन असेट से लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कैपेबल है, तो ये पर्सन क्या हो गया, सॉल्वेंट। अगर मैं अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कैपेबल हूँ, अगर आप अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने के लिए कैपेसिटी रखते हैं तो वो हो जाएगा सॉल्वेंट। और इसी का अपोजिट पॉइंट हो गया इंसॉल्वेंट। द पर्सन, इसी डेफिनेशन को उल्टा कर दो, द पर्सन हु इज नॉट कैपेबल टू पे हिज डेट्स, जो अपनी लाइबिलिटीज पे करने के लिए कैपेबल नहीं है, जो अपनी लाइबिलिटीज पे करने की पोजीशन में नहीं होता, उसको हम बोलते हैं इंसॉल्वेंट। द पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे हिज डेट्स, the person who is not in position to pay his debts, the person who is not capable to pay his debts, जो अपनी liabilities पे करने के लिए capable नहीं होता, उसको हम बोलते हैं insolvent। Like इस insolvent person की assets 10 लाख, एग्जाम्पल को मैं उल्टा कर रहा हूँ, इसकी assets, इसकी जो मार्केट में जो प्रॉपर्टी, इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है 10 लाख, और इसकी जो मार्केट में ड्यू चल रही, जो उधारी चल रही वो 40 लाख है। असेट्स 10 लाख रुपए की है और इसकी मार्केट में जो ड्यूज है, जो उधारियां है वो हो गई 40 लाख। ऐसा क्यों होता है बेटा? सपोज करो बिजनेस में लॉस लग गया, उस लॉस को कवर करने के लिए इसने लोन लिया, फिर लॉस लग गया, फिर लॉस को कवर करने के लिए लोन लिया, तो लोन पे लोन लेता गया तो उससे लाइबिलिटीज़ बढ़ गई, तो असेट्स तो 10 लाख और लाइबिलिटीज़ 40 लाख हो गई। अब ऐसी कंडीशन आ गई कि ये अपनी इन असेट्स को इतनी सारी लाइबिलिटीज़ पे करने की कैपेसिटी नहीं रही है, क्योंकि लोग बाग इससे पैसा मांगने आता, पेमेंट करो, और इसको लगता है कि पेमेंट करने जितनी वर्थ इसके पास है नहीं, तो फाइनली ये पर्सन कोर्ट में जाके सरेंडर करता है। कोर्ट में जाके बोलता है कि असेट्स, इसके असेट्स ओनली 10 लाख है और मार्केट में ड्यूज काफ़ी ज़्यादा हो गई, अब ये पे करने के लिए कंडीशन में नहीं है। तो फाइनली कोर्ट इस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर करती है, जिसको आप अपनी लैंग्वेज में बोलते हो, कोर्ट ने इसको दिवालिया घोषित कर दिया। दिवालिया का मतलब क्या होता है? इंसॉल्वेंट। द पर्सन हु इज नॉट इन पोजीशन टू पे हिज डेट्स, जो अपनी लाइबिलिटीज पे करने की कैपेसिटी नहीं रखता, उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे ही कोई पर्सन इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है, जैसे ही कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है, और कोर्ट अपनी तरफ से एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसको हम बोलते हैं ऑफिशियल रिसीवर। ऑफिशियल रिसीवर, या यूँ बोल दो कोर्ट अपनी तरफ से एक पर्सन अपॉइंट करती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विडेटर बोलते हैं। तो कोर्ट ने इस पर्सन को इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया। इंसॉल्वेंट का मतलब ये पर्सन दिवालिया हो गया, ये डिस्क्वालीफाइड हो गया, ये अपने आप में डिस्क्वालीफाइड हो गया। कोर्ट की तरफ से ऑफिशियल रिसीवर यानी लिक्विडेटर आता है और वो इसकी सारी एसेट्स को सेल करेगा। इसकी एसेट्स को सेल करने से ओनली कितना अमाउंट मिलेगा? 10 लाख। लाइबिलिटीज़ का असेसमेंट किया तो 40 लाख, यानी जितने भी लाइबिलिटीज़ है उसके अगेंस्ट में आपको 25% अमाउंट मिला। असेट्स 10 लाख है, लाइबिलिटीज़ 40 लाख है, तो लाइबिलिटीज़ के अगेंस्ट में ऑफिशियल रिसीवर को 25% अमाउंट मिला। अब ये ऑफिशियल रिसीवर लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करेगा। सपोज करो कोई पर्सन आया ए कि मेरा 1 लाख ड्यू है, तो इसको 1 लाख का 25% ऑफिशियल रिसीवर कितना पेमेंट करेगा? 25,000 का पेमेंट करेगा। लाइबिलिटीज़ में जो पर्सन पैसा मांगता है वो पर्सन आया कि मेरा 1 लाख ड्यू है, तो ऑफिशियल रिसीवर 1 लाख का 25% कितना पेमेंट देगा? 25,000 पेमेंट देगा। यानी कितना पेमेंट उसको नहीं मिलेगा? 75,000 का अमाउंट सामने वाले पर्सन को नहीं मिलेगा, यानी उसका 75,000 का अमाउंट डूब जाता है। सुना होगा ना आप लोग, जब कोई पर्सन दिवालिया हो जाता है तो उसके दिवालिया होने से जो पैसा नहीं मिलता उसको हम क्या बोलते हैं? मेरा पैसा डूब गया। और जब पैसा डूब जाता है उसके लिए अकाउंट्स में एक वर्ड यूज में आता है जिसको हम बोलते हैं बैड डेट्स।
बेड डेट्स, जो आपके डेट्स है वो डेट्स क्या हो गया, बेड हो गया। अगर आपको किसी डेटर, समझते हो ना डेटर, जिस बंदे से पैसा लेना होता है वो क्या होता है, डेटर। तो डेटर से पैसा लेना था और डेटर दिवालिया हो गया, दिवालिया हो गया तो उससे पैसा मिलेगा नहीं, और जो पैसा नहीं मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेड डेट्स। यानी अमाउंट नॉट रिकवर ड्यू टू इंसॉल्वेंसी ऑफ डेटर, डेटर के इंसॉल्वेंट होने से, डेटर के दिवालिया होने से जो पैसा नहीं मिलता है उसको हम बेड डेट्स बोलते हैं, नहीं हमारा पैसा डूब जाता है। तो बच्चों इंसॉल्वेंट यानी जो अपनी लायबिलिटीज पे करने की पोजीशन में नहीं होता उसको इंसॉल्वेंट बोलते हैं। इंसॉल्वेंसी वाले केस में जो भी आपका परसेंटेज रहेगा उसी परसेंटेज के रेशियो में लायबिलिटीज का सेटलमेंट होगा। सपोज करो किसी लायबिलिटीज 10 लाख है तो 10 लाख का 25% 2,50,000 का अमाउंट मिलेगा, 7,50,000 उसका नहीं मिलेगा, और जो पैसा नहीं मिलेगा वो बेड डेट्स हो जाएगा। तो ये 4 अकाउंटिंग टर्म आपने इस वीडियो में डिस्कस किया था, इनकम, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। वाउचर, इट इज़ एन एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन, बिजनेस के ट्रांजेक्शन का जो डॉक्यूमेंट होता है ये वाउचर हो गया। सोलवेंट, जो लायबिलिटीज पे करने के लिए कैपेबल होता है। अपोजिट इंसॉल्वेंट, द पर्सन ही इज नॉट कैपेबल टू पे हिज डेट्स, इंसॉल्वेंट हो गया। और समझने वाली बात, इंसॉल्वेंसी से जो पैसा नहीं मिलेगा उसको हम बेड डेट्स बोलेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिमेनिंग अकाउंटिंग टर्म्स करवाऊंगा।